हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका आज की हमारी नई और एक बेहतरीन क्लास में। और ये क्लास है हमारी अकाउंट्स के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म की। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ने से पहले दो टर्म्स हैं, उन्हें क्लियर कर लेते हैं। एक है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप और एक है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन दोनों में डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। Dissolution of partnership means termination of the old partnership agreement and a reconstruction of the firm due to admission, retirement and death of a partner। जैसा कि यहाँ लिखा है कि पुराने एग्रीमेंट का खत्म हो जाना और एक नया एग्रीमेंट बन जाना, वही क्या है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और ये किन केसेस में होता है, जब कोई नया पार्टनर आता है या फिर कोई पार्टनर छोड़कर जाता है, उसकी रिटायरमेंट होती है या डेथ होती है, उस केस में क्या होता है, पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है, ना कि पार्टनरशिप फर्म का। तो पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स दैट द फर्म क्लोजेस डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड। मतलब क्या होता है कि हमारी बिजनेस खत्म हो गया है, बंद हो गया है, और अब क्या हुआ है, जो उसकी एसेट्स थी उन्हें हमने बेच दिया है, उनसे हमें पैसा मिल गया है, और जो लाइबिलिटीज थी उसे हमने पेड ऑफ कर दिया है। आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, और जो अमाउंट बच जाता है उससे हम पार्टनर्स के अकाउंट को सेटल कर लेते हैं। तो यही क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है वो किन किन केसेस में होता है। फर्स्ट हम बोल सकते हैं कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि इन्होंने अपनी पार्टनरशिप को डिसोल्व कर दिया है और अब एक नए रेशियो के साथ में, एक नए एग्रीमेंट के साथ में ये आगे बढ़ेंगे। और कब होता है ये, जब कोई नया पार्टनर आता है या फिर पुराना पार्टनर छोड़कर जाता है, पार्टनर की डेथ हो जाती है, या पार्टनर को निकाल दिया जाता है, या फिर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर जितने टाइम के लिए वो पार्टनरशिप क्रिएट की गई थी वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है। तो इन सब केसेस में क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रहा है। नेक्स्ट है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कौन कौन से हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। मतलब जब आप डिसोल्यूशन करोगे तो उसके लिए कोर्ट बीच में नहीं आती है, कोर्ट आपको नहीं बोलती है कि आप फर्म को डिसोल्व कर दो। वो कौन कौन से केसेस होते हैं, फर्स्ट है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। मतलब ये है कि आपस में जो पार्टनर्स हैं आपस में एक दूसरे को बात करके म्यूचुअली एग्रीमेंट को खत्म कर देते हैं और फर्म को डिसोल्व कर देते हैं। तो इसका सेक्शन कौन सा है, 40। ये सेक्शन भी आपको लर्न करने हैं। 40 सेक्शन किसका है, म्यूचुअल एग्रीमेंट का। नेक्स्ट है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। मतलब ये कुछ ऐसे केसेस होंगे जब आपको कंपल्सरी अपनी फर्म को डिसोल्व करना पड़ेगा, और इसका सेक्शन है 41। आपको ये एज इट इज लर्न करना है। ये कौन कौन से केसेस हैं, जब एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, या फिर सभी के सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं, तो हमें कंपल्सरी डिसोल्व करना पड़ेगा फर्म को। सेकंड क्या है, जो हमारी फर्म का बिजनेस है वो अनलॉफुल हो जाए, तो हमें कंपल्सरी फर्म को बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। मतलब इनमें से अगर कोई भी इवेंट हो जाता है तो हमें फर्म को डिसोल्व करना पड़ता है। इसका सेक्शन है 42। ये क्या कहता है, ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर पार्टनर की डेथ हो जाती है, या फिर जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हमने फर्म को बनाया था वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है, या फिर जितने टाइम पीरियड के लिए हमने फर्म को बनाया था वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो हम फर्म को डिसोल्व कर देते हैं। नेक्स्ट है बाय नोटिस। इसका सेक्शन है 43। हमें 43 सेक्शन क्या बोलता है कि पार्टनर अदर पार्टनर्स को नोटिस देकर भी अपनी पार्टनरशिप फर्म को बंद कर सकते हैं, डिसोल्व कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इसका सेक्शन है 44। कोर्ट हमें ऑर्डर देगा कि फर्म को बंद कर दो। ये किन किन केसेस में होगा, व्हेन ए पार्टनर हैज बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड। मतलब जब पार्टनर की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाए, मीन्स पार्टनर पागल हो जाए, तो कोर्ट बोलेगा कि फर्म को बंद कर दो। नेक्स्ट क्या बोल सकता है कि अगर कोई पार्टनर अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने के काबिल नहीं रहता है, तब बोल देगी कोर्ट कि बंद कर दो। या कोई भी पार्टनर है वो इस तरह के डिसीजन ले रहा है जो फर्म के लिए हार्मफुल है, तो कोर्ट बोल सकती है कि आप पार्टनरशिप फर्म को बंद कर दो। नेक्स्ट हो सकता है कि बार बार पार्टनर्स अपने एग्रीमेंट को तोड़ रहे हैं, जानबूझकर तोड़ रहे हैं, तब भी कोर्ट बोल देता है कि आप फर्म को बंद कर दो।
नेक्स्ट क्या हो सकता है कि पार्टनर क्या करते हैं, अपना जो उस फर्म में इंटरेस्ट है वो सारा का सारा वो थर्ड पार्टी को बेच देते हैं, तब भी कोर्ट बोलेगी कि बंद कर दो। अगर कोर्ट को लगता है कि फर्म आगे आने वाले टाइम में लॉसेस को झेलने वाली है तो भी कोर्ट बोलती है कि आप इसे बंद कर दो। अगर कोर्ट को लगता है कि सब सिचुएशन को देखते हुए फर्म को बंद कर देना ही ठीक रहेगा, तब भी कोर्ट बोल देती है कि आप फर्म को बंद कर दो। तो ये कुछ केसेस हैं जब फर्म को बंद करने की ऑर्डर कोर्ट दे देता है। ओके, और इसका सेक्शन क्या है 44। नेक्स्ट है यहाँ पर डिफरेंस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच में। फर्स्ट है मीनिंग। मीन्स क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है, जब एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में बदल जाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं लेकिन बिजनेस कंटिन्यू रहता है, तो उसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या होता है कि जब फर्म ही बंद हो जाती है। नेक्स्ट है कंटिन्यूशन ऑफ द बिजनेस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस तो चलता रहता है लेकिन जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो बिजनेस बंद हो जाता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यूज थो इन अ चेंज्ड फॉर्म, मतलब चेंज हो गया है सब कुछ लेकिन उनका जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो बना आ रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, वो खत्म ही हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, क्लोजर ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स नीड नॉट बी क्लोज्ड। यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट को बंद करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बिजनेस तो कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो बुक्स ऑफ अकाउंट बंद कर दी जाती हैं। सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, यहाँ पर किसी तरह की एसेट्स और लाइबिलिटीज को बेचा नहीं जाता है, बस उनका रीवैल्यूएशन किया जाता है और उसके बाद में जो प्रॉफिट और लॉस आता है वो पार्टनर्स में बांट दिया जाता है उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तब क्या होता है, एसेट्स को बेच दिया जाता है और लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया जाता है और उसके बाद कोई बैलेंस बचता है तो वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। अब फैक्ट आता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट नेसेसरली मीन्स द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म भी डिसोल्व हो गई है, लेकिन अगर फर्म डिसोल्व हो जाती है तो उसका मतलब है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो गया और पार्टनरशिप भी डिसोल्व हो गई है। कोर्ट्स इंटरवेंशन, यहाँ पर किसी तरह की कोर्ट की इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है और पार्टनर्स खुद से ही अपनी पार्टनरशिप को ख़त्म करके एक नई पार्टनरशिप क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में कोर्ट का इंटरवेंशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन। मतलब क्या है कि जब डिसोल्यूशन हो रहा होता है तो हम अकाउंट्स को कैसे सेटल करते हैं। पहले हम बात करते हैं लॉसेस की। अगर लॉसेस हो रहे होते हैं या कैपिटल की डेफिशिएंसी हो रही होती है तो उसे कैसे कैसे पेड ऑफ किया जाएगा। आप ये समझ लीजिए कि जब आप फर्म को बंद कर रहे हो तो उस टाइम पे लॉस दिखा रहा है, वो लॉस आप कैसे पे करोगे। सबसे पहले तो आपके पास में कोई प्रॉफिट पड़े हैं तो आप उस प्रॉफिट से दे दोगे, और अब प्रॉफिट से उठा लिया है वो भी पूरा नहीं हुआ है, लॉसेस को पूरा नहीं कर पाया है, तो नेक्स्ट आप कहाँ जाओगे, उसके बाद में आप पार्टनर्स की कैपिटल से पैसा उठाओगे। अब वो भी आपने ले लिया है, अभी भी आपको रिक्वायरमेंट है, फिर आप क्या करोगे, पार्टनर्स को बोलोगे कि जाइए आप अपना पर्सनल अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पैसा लाइए और इन लॉसेस को पूरा कीजिए। तो मतलब ये कि अगर आपको लॉसेस को कवर करना है तो उसके लिए आप पहले किससे पैसा मंगवाते हो, पहले प्रॉफिट से पैसा उठाते हो, वो पूरा नहीं हो पाता फिर आप कैपिटल से उठाते हो, फिर वहां से भी पूरा नहीं होता है तो आप पार्टनर्स को बोलते हो कि चाहे आप अपने घर से पर्सनली कहीं से भी पैसा लेकर आओ, बस अब आपकी लाइबिलिटी और पैसा लेकर आओ। ये हो गया सेटलमेंट ऑफ लॉस का। फिर उसके बाद आता है अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म। अब क्या है कि आपके पास सेल ऑफ एसेट से पैसा आया है तो उस पैसे को आप कैसे सेटल करोगे, पहले किस किस को दोगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, आउटसाइड जो डेप्ट है आपकी, आउटसाइड कोई आपने लोन ले रखा है, पहले आप उसे पे करोगे। उसके बाद क्या करोगे, अगर कोई पैसा बचता है फिर आप पार्टनर्स से, अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो उसे आप पेड ऑफ करोगे। उसके बाद आप कैपिटल का पैसा रिटर्न करोगे। अगर उसके बाद कुछ बच जाता है तो वो पार्टनर्स में एज ए प्रॉफिट उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो इस तरह से आप एसेट से जो पैसा आपको रियलाइज हुआ है उसको इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अगर लॉसेस हैं तो उसको कवर करना है, तो हम ये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट एंड प्राइवेट डेट। इसका सेक्शन है 49। मैं यहाँ पर बताना भूल गई, इसका सेक्शन है हमारे पास 48, मीन्स सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिसोल्यूशन है सेक्शन 48 और फर्म के डेट एंड प्राइवेट डेट का सेक्शन है 49।
तो फर्म का डेट क्या होता है कि जब फर्म ने आउटसाइड से कहीं कोई पैसा उठा रखा है तो वो फर्म का डेट कहलाता है। और प्राइवेट डेट क्या होता है, जब प्राइवेट पार्टनर्स पर्सनली अपना कोई लोन लेते हैं तो वो प्राइवेट डेट कहलाता है। ओके, सिंपल सी बात है, फर्म ने अगर कोई पैसा उठाया है बाहर से तो फर्म का डेट है, अगर पार्टनर्स ने पर्सनली उठाया तो वो पार्टनर का डेट है। ठीक है, तो यहाँ पर बात आती है कि फर्म के डेट को आप कैसे कैसे पे करेंगे और प्राइवेट डेट को कैसे करेंगे। अगर आपको ये बोल दिया जाता है कि आपने फर्म की एसेट को सेल किया है और उससे आपको अमाउंट रियलाइज हुई है, तो आप सबसे पहले फर्म के डेट को पे करोगे और उसके बाद कुछ पैसा बच जाता है तो फिर वो पार्टनर्स उस पैसे से अपने पर्सनल डेट को पे कर सकते हैं, क्योंकि वो पार्टनर्स को ही मिलेगा। उसके बाद बात आती है कि अगर प्राइवेट एसेट्स को सेल किया जाता है, पार्टनर्स की प्राइवेट एसेट को सेल किया जाता है और उससे आपको कोई पैसा मिल रहा है, तो उससे आप क्या करोगे, पहले प्राइवेट डेट को ही पे करोगे और उसके बाद जो पैसा बच गया तो उससे आप फर्म के डेट को पे कर सकते हो। इसका मतलब जिसका पैसा है, जिसकी एसेट है, उससे पहले उसी की ही लाइबिलिटी को पे किया जाएगा। मतलब अगर फर्म से पैसा रिलाइज हो रहा है तो फर्म के ही डेट को पे करना है पहले, बाद में बच गया तो दे दो आप पार्टनर को, वो पार्टनर अपना पर्सनल डेट पे कर लेगा। फिर बात आती है कि अगर पार्टनर ने अपनी एसेट को बेचा है और उससे पैसा रिलाइज हुआ है तो वो अपना पर्सनल डेट पहले पे करेगा और उसके बाद कोई पैसा बचा तो फिर फर्म के डेट को पे किया जा सकता है। क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि फर्म डेट और प्राइवेट डेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इसे जल्दी से देख लेते हैं। अभी हम यही तो पढ़ रहे थे। फर्म्स डेट रेफर्स टू द डेट पेबल बाय द फर्म टू द आउटसाइडर, मतलब अगर फर्म को किसी को पे करना है पैसा आउटसाइडर्स को तो वो फर्म का डेट कहलाएगा। और प्राइवेट डेट क्या है, प्राइवेट डेट रेफर्स टू द डेट पेबल बाय अ पार्टनर इन हिज पर्सनल कैपेसिटी, मतलब उसे पर्सनली अपनी पर्सनल कैपेसिटी से अगर कोई डेट पे करना है तो वो प्राइवेट डेट कहलाएगा। हु इज लाइबल, फर्म के डेट के लिए तो सभी के सभी जो पार्टनर हैं वो सारे के सारे लाइबल होंगे क्योंकि फर्म उन्हीं की ही है। उसके बाद अगर बात आती है प्राइवेट डेट की, तो ये जिसने लिया है वो होगा, पर्सनली एक ही पार्टनर ने लिया है तो वो खुद ही होगा, और पार्टनर क्यों होंगे भाई। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ फर्म्स प्रॉपर्टी, मतलब अगर फर्म की प्रॉपर्टी बेची जा रही है और उससे पैसा आ रहा है तो उसका सबसे पहले यूज फर्म ही तो करेगी ना, उसके बाद फिर पार्टनर को दे दिया जाएगा, वो यूज कर लेगा। और अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी से पैसा आता है तो पहले कौन करेगा, प्राइवेट डेट का पे किया जाएगा और उसके बाद दे दिया जाएगा फर्म को, तो फर्म बाद में करेगी। वही बात जो अभी हमने पढ़ी है, आई होप क्लियर हो गई है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या फॉलो करना पड़ता है जब हम डिसोल्व कर रहे हैं फर्म को, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। उसके बाद में अगर हमने पार्टनर से कोई लोन ले रखा है तो उसे पे करना है, या फिर पार्टनर को कोई लोन दे रखा है तो उससे हमें पैसे मिलेंगे, वो अकाउंट बनाने हैं हमें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हमें पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है और लास्ट में हमें कैश और बैंक अकाउंट बनाना है। मतलब ये 5 तरह के अकाउंट हमने बनाने हैं और इनका यही सीक्वेंस रहेगा, पहले रियलाइजेशन बनेगा, उसके बाद में लोन अकाउंट बनेगा, उसके बाद में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनेगा और लास्ट में बनेगा हमारा कैश और बैंक अकाउंट। अब बात आती है कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। रियलाइजेशन को हिंदी में बोलते हैं वसूली खाता। मतलब अब हम वो अकाउंट बनाने जा रहे हैं जहां पर हमें वसूल होने वाला है पैसा, और उस वसूल हुए पैसे से हम कुछ पेमेंट करेंगे और लास्ट में हमें देखना है कि हमारे पास कुछ पैसा बचता भी है या नहीं। अगर बचेगा तो पार्टनर्स को प्रॉफिट की फॉर्म में मिल जाएगा, और अगर नहीं बचेगा मीन्स लॉस होगा तो लॉस भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब फर्स्ट यहाँ पर आता है कि रियलाइजेशन अकाउंट जब हम बनाते हैं तो मैं यहाँ से आपको एंट्रीज समझाने से पहले रियलाइजेशन अकाउंट दिखा देती हूँ ताकि आप वहाँ से समझ जाओ कि वो अकाउंट बनता कैसे, और उसके बाद आप ये एंट्रीज बहुत अच्छे से कर पाओ। ठीक है, तो यस देखिए यहाँ पर फॉर्मेट गिवन है आपको रियलाइजेशन अकाउंट का। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम डेबिट साइड में अपनी सारी एसेट्स डालते हैं और क्रेडिट साइड में सारी लाइबिलिटीज डालते हैं। वो कहाँ से देखने को मिलती है, हमारे पास बैलेंस शीट होती है, उस बैलेंस शीट से जितनी भी एसेट है वो सारी हम डेबिट में डाल रहे हैं और लाइबिलिटीज क्रेडिट में डाल रहे हैं। मैंने अब सारी वर्ड तो बोल दिया है लेकिन सारी नहीं आती हैं, मैं बिल्कुल एक एक करके आपको बताती हूँ, आप इसको बिल्कुल अपने माइंड में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ बोला कि आपको सारी एसेट्स लेनी है, एक्सक्लूडिंग, क्या एक्सक्लूड करना है आपको, कैश और बैंक बैलेंस यहाँ नहीं डालना है। दूसरा यहाँ पे बोला गया है फिक्टिशियस एसेट्स, मतलब ऐसी एसेट्स जो सिर्फ नाम नाम की हैं, एक्चुअल में कोई एसेट नहीं है, उनसे आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है।
मतलब ये कि यहाँ पर हमें सिर्फ वही एसेट डालनी है जो बिक जाएंगी और जिनसे हमें पैसा रिलाइज होगा। तो फिक्टिशियस एसेट्स आती हैं जिसमें मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेती हूँ कि एडवर्टाइजमेंट का बैलेंस है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का है, जो कि हमें एसेट्स में देखने को मिलता है। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं हमारे, वो हमें एसेट साइड में देखने को मिलते हैं। मतलब वो वाले खर्चे जो हम पहले पे तो कर चुके हैं, अब तो कहीं पे हमें कुछ मिलने वाला नहीं है हमें उनसे, तो हमने पे कर दिए हैं, लेकिन हम उसको एज ए एसेट अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहे होते हैं। तो वो सब आप यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करोगे। प्रॉफिट एंड लॉस का कोई डेबिट बैलेंस है वो ट्रांसफर नहीं करोगे। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस है वो भी ट्रांसफर नहीं करोगे, क्योंकि हम अलग से कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। लोन है पार्टनर्स का, वो भी आप यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करोगे, क्योंकि हम लोन अकाउंट भी अलग से बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको बात ध्यान रखनी है कि आप जिनके अलग से अकाउंट बना रहे हो वो चीजें तो यहाँ पे आएंगी नहीं। दूसरा बड़ी बात यह है कि जो बिक नहीं सकती वो वाली एसेट भी हम यहाँ पे नहीं डालने वाले हैं। ओके। उसके बाद लाइबिलिटी साइड में क्या करना है, बिल्कुल ऐसा इसमें करना है। आपको वो वाली लाइबिलिटीज यहाँ से निकाल देनी है जिनको आप पे ऑफ नहीं कर रहे हो, जिनका पे ऑफ करने से कोई मतलब नहीं है। लाइक अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पर नहीं डालने वाले हो। रिजर्व्स दिया हुआ है तो वो आप यहाँ पे नहीं डालोगे, आप वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। कैपिटल और करंट अकाउंट दिया है पार्टनर्स का, वो यहाँ नहीं डालोगे। लोन फ्रॉम पार्टनर्स दिया हुआ है तो वो भी आप यहाँ नहीं डालोगे। ओके। उसके बाद बात आती है कि जो भी यहाँ पे लाइबिलिटीज हैं तो उन्हें आपको पे ऑफ करना है, पे करना है। तो पे करने के लिए आप क्या लिखते हो, टू बैंक लिखते हो। मीन्स कोई भी आउटसाइड लाइबिलिटी है तो उसको आपको पे करना है। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा जाएगा आपके पास से। ठीक है। इसी तरह की कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं हो रखी थी और अब आपके सामने आई है, तो आप उसको भी पे ऑफ करोगे। और कोई रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस होते हैं तो उसे भी आप पे करोगे। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस को लेकर एक अलग वीडियो में बनाऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, तो वो हम अलग से पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए आप इतना देखिए कि एक्सपेंसेस को पे करने के लिए आप टू बैंक और कैश डालोगे, मीन्स यहाँ पर पे ऑफ करोगे। उसके बाद अगर हम क्रेडिट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या आता है, अगर आपको कोई एसेट गिवन है लाइक डेटर, तो वो बैलेंस शीट में डेटर भी गिवन है और उसके साथ में कोई प्रोविजन भी गिवन है, तो आप क्या करोगे, डेटर का अमाउंट एज इट इज डालोगे डेबिट साइड में, और उसके बाद में जो प्रोविजन दिया होगा उसके नीचे तो वो भी एज इट इज यहाँ पे लिखोगे आप। ठीक है। अब बात होती है कि ये जो एसेट्स यहाँ पे दी हैं इन्हें आप सेल कर रहे हो, सेल करने के बाद आपके पास पैसा आएगा तो उसे आप डालोगे क्रेडिट साइड में। ये जो हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है ये एक नॉमिनल अकाउंट है जो ये बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मतलब हर तरह की इनकम और गेन को क्रेडिट में डालोगे। तो यहाँ पे अगर एसेट बिकती है तो पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो फिर आप क्रेडिट में ही डालोगे ना। और किसी तरह की और एसेट थी जो पहले रिकॉर्ड नहीं की गई थी लेकिन अब आपके सामने आती है तो उसको अब भी आप यहाँ डालोगे। ओके। उसके बाद आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। मतलब अगर ये बोल दिया जाता है कि कोई एसेट है वो पार्टनर ने ले ली है, मीन्स यहाँ पे बिकी है तो आपने बैंक अकाउंट डाला है, लेकिन अगर यहाँ पे बोल दिया जाता है कि पार्टनर ने ले ली है तो आप पार्टनर का नाम लिख दोगे। ठीक है। और इसी तरह अगर लाइबिलिटी के लिए भी बोला जाता है कि लाइबिलिटी पे ऑफ कर रहा है कोई पार्टनर, तो आप वहां पर टू बैंक की जगह उस पार्टनर का नाम लिख दोगे। उसके बाद आप क्रेडिट साइड का टोटल करते हो और डेबिट साइड को उसमें से माइनस करते हो। अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा होता है तो इसका मतलब प्रॉफिट है और वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर डेबिट साइड ज्यादा होता है और क्रेडिट साइड कम होता है तो इसका मतलब लॉस हो रहा है, तो वो लॉस भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आई होप रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ से आपको इतना कुछ तो समझ में आ गया है। उसके बाद अब आप बिल्कुल आराम से एंट्रीज बना सकते हो। तो सबसे पहले अभी हमने देखा था कि हम डेबिट साइड में, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे थे, तो बिल्कुल देखिए वही एंट्री है स्टार्टिंग में, रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स। और कौन कौन सी एसेट्स आएंगी और कौन सी नहीं आएंगी वो यहाँ पर लिखी हुई भी है और हम अभी डिस्कस करके भी आए हैं। उसके बाद आता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है या फिर किसी तरह का डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लाइक हमने एडवर्टाइजमेंट की बात की थी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमने अभी बात की थी कि वो आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करोगे, तो वो आप डायरेक्टली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके। उसके बाद आता है, ये भी मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी तरह के आपको डेटर दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड आपको प्रोविजन भी दिया हुआ है तो आप क्या करोगे, डेटर को एज इट इज डाल दोगे और उसके बाद में प्रोविजंस को भी एज इट इज लिख दोगे क्रेडिट साइड में। ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर हमारे पास किसी तरह के रिजर्व या फंड गिवन है तो उसका क्या करना है, उसको आप क्लियरली देख लीजिए कि कौन कौन से फंड और रिजर्व का क्या होगा। यहाँ पर पहले बात हो रही है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स,
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मशीनरी रिप्लेसमेंट रिजर्व अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट। ये सभी जो प्रोविजन दिख रहे हैं आपको, रिजर्व और फंड दिख रहे हैं, अगर इनसे रिलेटेड हमने किसी तरह की कोई एसेट डाली हुई है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो ये सभी के सभी रियलाइजेशन में ही ट्रांसफर होंगे। जैसे कि अभी देखा हमने डेटर, उससे रिलेटेड हमारा बैड डेब्ट्स का प्रोविजन है, तो डेटर डाल रहे हैं तो प्रोविजन तो डलना ही चाहिए, तो ये डल रहा है हमारा रियलाइजेशन में। डेप्रिसिएशन हमारी मशीन से रिलेटेड है, एसेट से रिलेटेड है, ये भी बिल्कुल डलना चाहिए। रिप्लेसमेंट रिजर्व है, ये बिल्कुल डलना चाहिए, मशीनरी हमारी एसेट हमने डाली है एसेट्स अकाउंट में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को लेकर मैं एक बात बता देती हूँ कि ये आप रियलाइजेशन में तभी डालोगे अगर आपको बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन है। अगर इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है तो आप डायरेक्टली इस फंड को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो कैश और बैंक का बैलेंस नहीं डालना है रियलाइजेशन में, अभी मैंने बताया आपको। उसके बाद आ जाता है कि लाइबिलिटी साइड, और लाइबिलिटी साइड की आप एंट्री बिल्कुल बना सकते थे यहाँ पर, अभी हमने डाली ही है। बाय लाइबिलिटी डाली थी तो वहाँ से एंट्री बनती है लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और क्या क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा वो अभी हम बात करके आए हैं। थर्ड पार्टी का कोई भी किसी भी तरह का लोन होता है या कोई भी लाइबिलिटी होती है वो हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। ओके, पार्टनर्स के लोन को ट्रांसफर नहीं करना है क्योंकि उन्हें हम अलग से अकाउंट बना के पेड ऑफ करेंगे। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे रिजर्व्स। अब रिजर्व देख लीजिए, ये रिजर्व है, जनरल रिजर्व है, रिजर्व फंड अकाउंट है, कंटीजेंसी रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। ये सारे के सारे रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे क्योंकि इनके लिए अलग से किसी तरह की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है। ठीक है, और वर्कमैन कंपनसेशन को लेकर लाइबिलिटी बनती है या इसकी क्या एडजस्टमेंट होती है उसके लिए भी एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी और वहां पर आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। अभी के लिए आप ये समझिए कि वर्कमैन कंपनसेशन भी एक रिजर्व है जिसको आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अभी के लिए इतना ही करते हैं और हम आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई हैं, और यहाँ से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।